तो आज भी सुबह मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी। मैं अगर एक वर्ड में तुम इसे डिफाइन करना चाहोगे कि ये पेन कैसा है, तो सुमित ने बोला कि कि जैसे कोई किसी ने बुलेट गोली चला दी होगी हमारे पेट में। इतना तेज़ दर्द होता है। क्या मैं कभी फ्यूचर में दोबारा फ्राइड चीज़ें, स्वीट, चाय वगैरह ले पाऊंगा, या इन सब में हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा? अगर कभी बीच में दवा छोड़ दी जाए तो पैनक्रेटाइटिस वापस उभर सकता है। क्या तब हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी? आपका इलाज पैनक्रेटाइटिस के लिए कितने टाइम तक चलाना पड़ता है? और क्या ये भी उन बीमारियों जैसा है जिसमें जिंदगी पर दवा चलती है? पैनक्रेटाइटिस एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है और इसके लिए कंसिस्टेंट हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, भले ही हमारे को अपने रूटीन से करने पड़े, अपने इलाज से करने पड़े, अपने रहन सहन से करने पड़े, क्योंकि कोई भी चीज़ इसको ट्रिगर कर सकती है। क्या पैनक्रेटाइटिस सिर्फ डाइजेशन तक लिमिटेड रह जाती है या ब्लड शुगर, इम्यूनिटी और बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करती है? नमस्कार, मेरा नाम वैचिका प्रकाश है और मैं पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की सीईओ हूँ। और आज मेरी टीम ने कुछ सवाल पैनक्रेटाइटिस से रिलेटेड कंपाइल की हैं, जो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पे छोड़े थे। उनको मैं आज आपके सामने उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जब ये किसी को होती है या उसके घर में किसी को होती है, किसी दोस्त को होती है, इस बीमारी का नाम जनरली लोग तभी सुनते हैं। एंड ये मेरा पहला सवाल होता है हर मरीज से, पैनक्रेटाइटिस के बारे में कब पता लगा? तो कहते हैं मैम जब दर्द हुआ तब पता लगा, और पैनक्रियास क्या होता है ये भी तभी पता लगा। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, पता नहीं होता है, एंड कई बार बहुत सारे भ्रम होते हैं, भय होता है और ओवर इन्फॉर्मेशन होती है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है। तो आई थिंक इन सवालों के माध्यम से जितना मुझे समझ है इस बीमारी के बारे में, जो मैंने ओवर द ईयर्स गैदर किए, मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूँगी। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ, जो कि है कि एक बात दिल से पूछनी है, क्या पैनक्रेटाइटिस पूरी तरह से ठीक हो सकती है या जिंदगी भर इस बीमारी के साथ ही चलना पड़ेगा? आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो पैनक्रेटाइटिस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि ये पैनक्रियाज में होने वाली सूजन है और कई केसेस में ये कम्प्लीटली ठीक हो जाती है जब वो अक्यूट पैनक्रेटाइटिस होती है। और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग आपके साथ आजीवन रहते हैं। हालांकि हम देखते हैं हमारे इलाज के बाद पेशेंट्स में कंप्लीट रेमिशन देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म उनको वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, कोई रिकरेंस नहीं होती है और बीमारी का प्रोग्रेशन रुक जाता है। और बीमारी के साथ अगर हम बात करें कि ज़िंदगी भर जीना पड़ेगा, तो हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी आपको हुई है तो आपको जीवन भर प्रिकॉशंस केयर तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है, आपके एक्सपीरियंस में पैनक्रेटाइटिस का असली रूट कॉज क्या होता है? क्या आयुर्वेद के हिसाब से इसकी वजह कुछ और होती है? एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलेंगे या फिर जो मैंने अभी तक जितना मेरा पेशेंट का इंटरेक्शन हुआ है और जो मैंने पढ़ाई की है और हर केस से जितना मैंने सीखा है, तो इसमें कई तरीके के रूट कॉज हमारे सामने आते हैं। लेकिन जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने मरीज़ हमने पड़ाव में आते हुए देखे हैं, मेजॉरिटी केसेस हमने वो देखे हैं कि वो नॉन अल्कोहलिक रहे हैं। हालांकि किताबों में लिखा होता है, या यदि आपको भी कभी पैनक्रेटाइटिस हुआ है तो सबसे पहला जो सवाल डॉक्टर आपसे पूछता है, क्या आप अल्कोहल लेते थे, कोई शराब की हिस्ट्री है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से जो कारण हमारे सामने आता है वो है रात्रि जागरण, रात को जागना, पुअर डाइट, लाइफस्टाइल की जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो, और ऑफ कोर्स स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, एंड कहीं ना कहीं जेनेटिक है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा कोई आयुर्वेदिक सिद्धांत से अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा खराब दिनचर्या है, खान पान का जो नज़रिया बदल गया है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पैनक्रेटाइटिस जैसी इन्फ्लेमेटरी बीमारी को जन्म दे रही है। तीसरा सवाल है, क्या ये पैनक्रेटाइटिस मेरी अगली जनरेशन तक जा सकती है? मतलब मेरे बच्चों को भी क्या ये हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, और कई बार अगर यदि आपको पैनक्रेटाइटिस है या आपके घर में पैनक्रेटाइटिस है तो हेरिडिटरी भी ये हो सकती है। यदि हम इसकी बात करें तो रिसेंटली ही मैंने कई तरह के एग्जाम्पल देखे हैं। इसमें एक तो हमारे बहुत पुराने पेशेंट थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन उनके बेटे को अभी लास्ट ईयर पैनक्रेटाइटिस डायग्नोज हुई थी, एंड उनका भी हमने सेम तरीके से इलाज किया। लास्ट मंथ ही हमारे पास एक राजस्थान से बच्चा आया था जिसकी माँ को भी पैनक्रेटाइटिस था, उसको 2.5 साल की उम्र में पैनक्रेटाइटिस हुआ। कोई अगर आपको पैनक्रेटाइटिस है तो जेनेटिक लेवल पे आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो चौथा सवाल है, क्या आपने कभी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको पैनक्रेटाइटिस अल्कोहल या खाने पीने की वजह से नहीं, बल्कि किसी और वजह से हुई हो?
पैंक्रेटाइटिस होने के कई सारे कारण हैं। डेफिनेटली अल्कोहल एक है, और जो इडियोपैथिक है उसी के अंदर हम खाना पीना बोल सकते हैं। सिमिलरली कुछ मॉर्फोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि किसी में पैंक्रेटिज्म की वजह से पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, किसी में किसी और दवाई की वजह से पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, ड्यूरिंग सर्जरी ट्रॉमा इंड्यूस पैंक्रेटाइटिस हो सकती है। तो कई सारे कारण हैं जिस वजह से पैंक्रेटाइटिस और भी रूप में देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली अल्कोहल और खाने पीने के अलावा भी पैंक्रेटाइटिस होने के कारण मौजूद हैं। 5वां सवाल है, क्या ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें पैंक्रेटाइटिस हो पर पेशेंट को बिल्कुल भी दर्द ना हो? क्या आयुर्वेद में ऐसे छुपे हुए केसेस भी पकड़ में आ जाते हैं? अगर मैं बात करूं पैंक्रेटाइटिस की, तो हम लोग पड़ाव पे पैंक्रेटाइटिस को डायग्नोज नहीं करते हैं। हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो वेल डायग्नोज केसेस होते हैं, किसी रेडियोलॉजिस्ट द्वारा या किसी गैस्ट्रो के द्वारा डायग्नोज होते हैं। जैसे पेन नहीं होगा लेकिन उनको वेट लॉस होता है, स्टिकी स्टूल्स होते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज होती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार अगर मुझे सिमिलर सिम्टम्स लगते हैं तो मैं इनको इन्वेस्टिगेट कराती हूँ, और अगर पता लगता है कि पैंक्रेटाइटिस है और कोई इनसफिशिएंसी है, कंफर्मेशन के बाद हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। 6वां सवाल, अगर मैं हॉस्पिटल का भी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ पैंक्रेटाइटिस के लिए, तो क्या आपका आयुर्वेदिक इलाज उसके साथ सेफली चल सकता है? कहीं कोई उल्टा असर तो नहीं होगा? हम लोग कुछ सालों से, लगभग 27 सालों से पैंक्रेटाइटिस की जो पेशेंट्स उनको डॉक्यूमेंट करते आए हुए हैं, और हम लोग कभी भी इस तरह से कोई, हम बोलते हैं कि किसी भी तरह का कॉकटेल इनकरेज नहीं करते हैं। एक बार में एक ही इलाज करना बेटर है। हालांकि कभी कभी कुछ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट किसी और पेशेंट का चल रहा है, या जैसे उसको डायबिटीज़ है तो इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो साथ में उन चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दो चीज़ों को हम साथ में मिलाकर इलाज करने के लिए मतलब इनकरेज नहीं करते हैं। 8वां सवाल है कि क्या सच में पैंक्रेटाइटिस के इलाज में आयुर्वेदा और मॉडर्न ट्रीटमेंट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये शुरुआत कैसे हो सकती है? आई थिंक शुरुआत के लिए पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस केस में हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं, कहाँ पर हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है, पड़ाव में हम आपकी सब रिपोर्ट्स मांगते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह का केस है। कई बार कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जहाँ पे हो सकता है कई बार कोई सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए हो, या किसी के स्टेंट्स लगे हुए हों, किसी के कोई ड्रेनेज पाइप लगी हुई हो। तो देखते हुए उसके हिसाब से हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जब आपकी रिपोर्ट्स ले ली जाती है तो पेशेंट को हम लोग अपने पास पड़ाव में एडमिशन के लिए बुलाते हैं, जहाँ लगभग 21 दिन मरीज हमारे पास रहता है। तो जो ट्रीटमेंट की जो मोडालिटीज़ है, पहला है खान पान, रहन सहन और दवा। 3 चीज़ों के मेल से आयुर्वेदिक चिकित्सा यहाँ पे की जाती है। हमारा अगला सवाल है, क्या पड़ाव के इलाज में मुझे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, और क्या इन दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है? पड़ाव का जो ट्रीटमेंट है पैंक्रेटाइटिस के लिए, एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, और ये कई सालों में जाके एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम की तरह डेवलप किया गया है। जब हम दवाइयों की बात करते हैं, अमूमन 2 से 3 दवाइयाँ होती हैं, मतलब जनरली। बट यदि किसी को कोई और प्रॉब्लम है पैंक्रेटाइटिस के साथ, क्योंकि हमें पता है ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और पैंक्रेटाइटिस के साथ कई बार किसी को गैस्ट्राइटिस होती है क्योंकि बहुत लंबी हिस्ट्री होती है पेन किलर्स खाने की, या कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री, अल्कोहल की हिस्ट्री, तो पेशेंट को कई सारी और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सिमिलरली बहुत सारे पैंक्रेटाइटिस पेशेंट्स को ड्यूडेनाइटिस डेवलप हो जाती है, आईबीएस जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को ट्वीक किया जाता है। तो आई थिंक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है, या पेशेंट्स के साथ जिस तरह से मैं इलाज करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मरीजों को 3 या 4 से ज़्यादा दवाइयाँ हम ना दें। सिमिलरली इसके अलावा यदि कोई डेफिशिएंसीज आपको होती है किसी भी तरह के लाइक विटामिन की, B12, D3, जो कि बहुत कॉमन है पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में, उनकी सप्लीमेंटेशन को हम अलग से करते हैं। अब इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी होता है। दवाओं के साथ खुराक का बहुत ज़्यादा रोल है। तो पड़ाव का जब हम बात करते हैं कि आहार, तो अगर पेशेंट ढंग से खाना पीना खाता है, कंप्लायंस ढंग से करता है, तो कोई रिपोर्टेड साइड इफेक्ट नहीं आता है। अगला सवाल है, अगर कभी बीच में दवा छोड़ दी जाए तो पैंक्रेटाइटिस वापस उभर सकता है? क्या तब हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी? आई थिंक ऐसा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बट पैंक्रेटाइटिस एक बड़ी अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है, और इसके लिए कंसिस्टेंट हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, भले ही हमारे को अपने रूटीन से करने पड़े, अपने इलाज से करने पड़े, अपने रहन सहन से करने पड़े, क्योंकि कोई भी चीज़ इसको ट्रिगर कर सकती है। यदि हम सोचें कि हम थोड़े दिन दवा खा लेते हैं, अभी कुछ अटैक नहीं आ रहा है, फिर हम बीच में छोड़ देंगे, फिर अटैक आ जाएगा, आई डोंट थिंक वो अप्रोच सही है। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसको तरीके से किया जाए, डिसिप्लिन के साथ किया जाए, और कंप्लायंस के साथ करना चाहिए। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल अब मेरे सामने है, क्या आपके इलाज से सिर्फ मेरे सिम्टम्स ठीक होंगे, या मेरी मेडिकल रिपोर्ट जैसे कि सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड भी सुधर जाएंगी?
तो पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि पैनक्रेटाइटिस किस तरह की होती है, कितने तरह की होती है। तो पैनक्रेटाइटिस होती है मेजरली अक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। तो अक्यूट पैनक्रेटाइटिस में यूजुअली कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं आता है, हमारे सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड या कोई भी रिपोर्ट, केवल अटैक के दौरान उसमें पैनक्रेटाइटिस में फ्लेयर अप दिखेगा, कोई बल्कीनेस दिखेगी, इन्फ्लेमेशन दिखेगा, जो कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई फ्लेयर अप नहीं होता है, कोई एपिसोड नहीं होता है, तो साल भर बाद बिल्कुल ही नॉर्मल रहती है, जो वैसे भी नॉर्मल रहती है। लेकिन क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में जो चेंज आपके उसमें एमआरसीपी में आ गया, सिटी स्कैन में आ गया, वो रिवर्सिबल नहीं है। हालांकि कुछ केसेस में कभी कभी छोटा मोटा रिग्रेशन हमें कई बार देखने को मिला है, बट आई डोंट थिंक वो इतना सिग्निफिकेंट है कि मैं उससे बोल पाऊँ कि हाँ रिवर्स होते हैं या नहीं होते हैं। आई थिंक कुछ और समय तक हम डॉक्यूमेंट करें, लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स करेंगे, तो इस सवाल का मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगी। बट एज ऑफ नाउ पहला जो उद्देश्य पड़ाव के ट्रीटमेंट का है कि हम आपको क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक करें, दूसरा इसके रिकरेंस को रोकें, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन रोकें और आपको स्टेबल रखें, ताकि इस बीमारी का जो रिमिशन पीरियड है एलोंगेट करें, और यदि कोई फ्लेयर अप होता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन इत्यादि की जरूरत ना पड़े। अगला सवाल है, आपका इलाज पैनक्रेटाइटिस के लिए कितने टाइम तक चलाना पड़ता है, और क्या ये भी उन बीमारियों जैसा है जिसमें ज़िंदगी पर दवा चलती है? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस का अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में देखें तो यूजुअली कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता है। इसमें हम या तो अगर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, क्योंकि प्रोग्रेसिव कंडीशन है, अक्यूट से क्रॉनिक, क्रॉनिक से क्रॉनिक कैल्सिफिक, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ही जाके ये अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाती है, एंड किसी किसी केसेस में कई बार ये कैंसर इत्यादि में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, शुरू में जब आई थिंक मेरे फादर ने इलाज करना शुरू किया पैनक्रेटाइटिस का, तो उस वक्त शायद पता ही नहीं था कि दवा कितने देर तक खिलानी है हमको। तो शुरू की जब मैं फाइल्स देखती हूँ तो कुछ मरीजों ने 6 साल दवाई खाई है, 7 साल दवाई खाई है, लेकिन आज के डेट में जब हम उसको देखते हैं तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है लगभग स्ट्रक्चर्ड है। साल भर के लिए मरीज दवा खाते हैं, और किसी किसी में यदि कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो मेरे ख्याल से साल भर इत्यादि एक्सटेंड होता है, बट यूजुअली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है साल भर के लिए लोग दवा खाते हैं। और ज़िंदगी भर दवा खाने की अगर बात करें तो अगर कोई डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया है, तो उसके इंसुलिन आजीवन चलेगी। अगर हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करें, और अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से बात करें, हाँ इसके लिए आपको आजीवन एंजाइम्स खाने पड़ते हैं, जो चीज़ें आपके गट को स्ट्रॉन्ग करे वो सब खानी पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको मैलएब्जॉर्प्शन होता है। तो कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स खाने हैं, एंजाइम्स खानी पड़ती हैं, जो कि स्टैंडर्ड इसका प्रोटोकॉल चलता है। अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला सवाल कहता है कि पैनक्रेटाइटिस में सबसे ज़्यादा परेशानी तो दर्द ही होता है। आपका आयुर्वेद में पेन कंट्रोल का क्या तरीका है? क्या परमानेंट रिलीफ मिलता है? तो पैनक्रेटाइटिस का जी सबसे जो खतरनाक जो पार्ट है वो है हमारा जो पेन होता है, जो अटैक आता है। तो आज भी सुबह मेरी एक पेशेंट से बात हो रही थी, मैं कहा अगर एक वर्ड में तुम इसे डिफाइन करना चाहोगे कि ये पेन कैसा है, तो सुमित ने ही बोला मेरे को। तो सुमित ने बोला कि ये पेन ऐसा है कि जैसे कोई बुलेट मार दे, इतना तेज दर्द होता है। एंड मरीज उस वक्त कहता है मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कितना स्ट्रॉन्ग पेन किलर दे रहे हो, वो उस वक्त क्वेश्चन भी नहीं करता, उसके अंदर से भी होता है कि मुझे किसी तरह से बस आराम दिला दो, देन हम डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए सेफ़ है, अनसेफ है, व्हाट्सोएवर। तो अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो अगर किसी को पेन होता है तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर अपनी कोई दवाइयाँ हों उसको हम ट्राई करें जिससे पेशेंट को आराम मिल जाए। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं है, लेकिन अगर सीवियर पेन होता है तो हमें डेफिनेटली जो पेन किलर्स की मदद लेनी पड़ती है, और सपोर्ट सिस्टम से हमें काम करना पड़ता है, हमें डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करना पड़ता है जिस हिसाब से उसको, ताकि पेन को हम कंट्रोल कर पाएँ। क्या परमानेंट रिलीफ मिलता है? इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ अक्यूट पैनक्रेटाइटिस मैंने देखा है कि रिकरेंस नहीं होती है, और अगर किसी को रिकरेंस होती है, मतलब बहुत रेयरली हमने हॉस्पिटलाइजेशंस को देखा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये बीमारी के साथ आपको एहतियात मतलब रखना पड़ेगा। जब तक आप मतलब नियम से रहेंगे, मतलब तरीके से रहेंगे, तो ये फ्लेयर अप देखने को जनरली नहीं मिलता है। अगला सवाल है, अगर पैनक्रेटाइटिस के साथ डायबिटीज़ भी हो जाए तो आपका इलाज दोनों को साथ में संभाल सकता है? क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा खान पान। तो डायबिटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हम जो खाते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो उस पर फोकस जब हम करते हैं तो डायबिटीज़ में हम देखते हैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमें लगता है सिर्फ हमने आलू छोड़ दिया, मीठा खाना छोड़ दिया और दूध पीना छोड़ दिया, या फिर गेहूँ छोड़ दिया। आज के जो जनरल एक वो अप्रोच रहती है, लोग करते हैं, सोचते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल है। नहीं, लेकिन हमारे खाने में हमने देखा है कि जब हम पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट खाएं, अपने वेट को मेंटेन रखें, दवा के साथ साथ खुराक अच्छी लें, तो दोनों चीज़ों में बहुत अच्छी हद तक कंट्रोल देखने को मिलता है।
साथ में जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन पैनक्रियाटिस के पेशेंट के लिए सबसे सेफ एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें टाइप सी डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है, तो उसको हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर अगर इलाज के बीच में कोई बड़ा अटैक आ गया तो क्या आपका इलाज मेरी जान बचा सकता है या फिर भी मुझे हॉस्पिटल भागना पड़ेगा? अगर आपको बहुत सीवियर अटैक आता है, जो कि हम लोग एवेल्युएट करते हैं बेस्ड ऑन योर माइलेज लाइपेस लेवल और आपकी क्या कंडीशन है उस वक्त, अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग स्वस्थ हों और किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन में ना आए। तो हमेशा ओपिनियन लेना चाहिए। मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि नहीं, आपको डॉक्टर्स की तरफ नहीं जाना है या पेन किलर्स नहीं लेना है। उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से या केस के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि आपके लिए उस वक्त आपके हित में क्या चीज़ है। और अगर पैनक्रियाटिस कभी ज़्यादा ही बिगड़ गया तो क्या सर्जरी ज़रूरी हो जाती है? अगर हम बात करें पैनक्रियाटिस की, तो कई बार जो पहला अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, नेक्रोसिस हो जाती है। पैनक्रियाटिस कई बार जानलेवा बीमारी भी होती है, तो जो पहला अटैक होता है उसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पेट में पानी भर सकता है, लंग्स में पानी भर सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे नेक्रोसिस वाला पार्ट इकट्ठा हो जाता है जिसमें कई तरह के इन्फेक्शन वगैरह होने की चांसेस होती हैं। तो उस केसेस में कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, जो ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी कुछ लोगों में बार बार अटैक आता रहता है डिस्पाइट ऑफ ऑल द इंटरवेंशंस, तो कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके लिए एलपीजीएम सर्जरी करेंगे, तो वो भी की जाती है। और वो डिपेंड करता है केस टू केस। कई बार किसी का स्टोन अगर डक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो भी सर्जरी की जाती है। तो इट इज़ टोटली मतलब केस पे डिपेंड करेगा, मतलब ऐसा कहीं नहीं। और कई बार मैंने देखा है कि डिस्पाइट ऑफ सर्जरी ऑल्सो पेन की रिकरेंस होती रहती है। तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है, और जितना मेरे को तजुर्बा है कि सर्जरी के बाद कितने लोगों को परमानेंट रेमिशन भी रहा है। बट डॉक्टर्स भी कोई भी सर्जरी तभी एडवाइस करेंगे व्हेन दे नो कि आपके लिए बेनिफिशियल या ज़रूरी है। और एक सर्जरी, सॉरी मैं बताना भूल गई कि एक सर्जरी कई बार पैनक्रियाटिस के पेशेंट में की जाती है, जो कि गॉल ब्लैडर अगर स्टोन है या स्लज है, डॉक्टर्स को यूजुअली निकालने के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि एक कारण गॉल स्टोन्स को भी माना जाता है। इसी कड़ी में अब अगला सवाल है, क्या पैनक्रियाटाइटिस के बाद ज़िंदगी भर मुझे खाने पीने में स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा या कभी कभी थोड़ा नॉर्मल खाना अलाउड है? अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अगर हम मॉडर्न साइंस से बात करें तो पैनक्रियाटिस का जो खाना एडवाइज्ड है उसमें लो फैट खाना हम बोलते हैं, और बहुत हल्का, फ्राइड नहीं खाएं, घी तेल नहीं खाएं, सिंपल है। लेकिन हमारा जो इलाज का जो अप्रोच रहा है, इट हैज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन बैलेंस डाइट, जहाँ पे एक बैलेंस मात्रा में आपके खाने में फ़ैट भी हो, हाई प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, सीजनल सब्जियां हो, फल हो, सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि जैसे नॉर्मल खाना है। कई बार लोग नॉर्मल खाने को समझते हैं कि हम बाहर का तला भुना बहुत ज़्यादा खाएं। मुझे लगता है कि आप जो खाते हैं वही बनते हैं। तो अगर आपको जो खाना है आप घर पे बना के ताज़ा खाएं, और ये सोच के खाएं कि उसमें कितना घी है, कितना तेल है, किस मतलब प्रोपोर्शन में आप खा रहे हैं, किस समय आप खा रहे हैं, तो वो खाना आप हमेशा सोच विचार के खा सकते हैं। और ऑल्सो किस समय पे आप खा रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज हम बाहर जाके खा लेते हैं, तो लेकिन रात के 10 बजे खा लेंगे या कभी बहुत लॉन्ग गैप के बाद खा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कई बार वो ट्रिगर करेंगी। अगला सवाल है, क्या मैं कभी फ्यूचर में दोबारा फ्राइड चीज़ें, स्वीट, चाय वगैरह ले पाऊंगा या इन सब में हमेशा के लिए दूर रहना पड़ेगा? आई थिंक इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, हर चीज़ मॉडरेशन में की जाए तो बेहतर है। और सोच समझ के खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं। आई थिंक इन सवालों का अगर आपके पास जवाब रहता है, आप हर चीज़ को सोच समझ के खा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही वर्जित होनी चाहिए, और उसका आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के लिए कुछ भी चीज़ ट्रिगर बन सकती है, तो उसका ख्याल करें। अगला सवाल है, आपके एक्सपीरियंस में पैनक्रियाटिस के पेशेंट सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियाँ करते हैं खाने पीने में? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग जो गलतियाँ करते हैं, जो मेरे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि हम लोग कैसे काम करते हैं पड़ाव में कि जैसे आप घर जाते हैं तो एक डेली डाइट रिकॉर्ड सिस्टम होता है कि आपको रोज़ का हमें डाइट भेजना है कि आप क्या कर रहे हैं, और मेरी टीम लगातार आपसे संपर्क में रहती है कि आपने कब खाया, क्या खाया, कितना खाया, उस पर हम मॉनिटर करते हैं। उसमें जो मैं सबसे ज़्यादा गलतियाँ देखती हूँ लोगों को, एक तो टाइम बहुत गड़बड़ करते हैं कि वो टाइम पे नहीं खाते। समय पे खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, मेरे ख्याल से अपने हिसाब से कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेना, कि जो चीज़ें लंच में बोलिए खाने के लिए, उसको स्नैक टाइम पे खा लिया या फिर ओवर ईटिंग कर ली, इस तरीके की चीज़ें लोग गड़बड़ करते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग गड़बड़ करते हैं, वो कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे बताते हैं, जो कि मैं अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि
उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो पहला हम हमेशा मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ ट्राई करनी है और आपको लगता है कि ये आपके लिए सही है, तो आप हमेशा मेरे से संपर्क कर लें, मेरी टीम से संपर्क कर लें, हम आपको गाइड कर पाएंगे। पैनक्रियाटिस से ठीक होने के बाद आप किस तरीके का लाइफस्टाइल चेंजेस को सबसे ज़रूरी मानती हैं? मेरे हिसाब से केवल पैनक्रियाटिस ही नहीं, लेकिन कोई भी बीमारी से बचने के लिए, और आज के समय में जब सारी इन्फ्लेमेटरी बीमारियां बढ़ रही हैं, हर कोई इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है, स्ट्रेस की बात कर रहा है, तो कुछ चीज़ों का जो हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले हमें अपनी नींद पे फोकस करना चाहिए कि हम अच्छा सोएं। उसके बाद हमें अपने पोषण पे ध्यान देना, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन केवल उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसको कोई वेट लॉस करना है या किसी को कोई अपना गोल रखना है। आई थिंक खुराक ही आपकी सब मतलब बॉडी को बनाता है। आपकी सेल्स जो हैं, आपका जो बॉडी है, रिकवरी है, या जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है, वो आपके खाने पे ही डिपेंड करती है। अगर आप उसको मतलब सीरियसली नहीं लेंगे तो कभी भी आप ठीक नहीं होंगे। तो इलाज के बाद जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, समय पे खाना, समय पे सोना और सही माइंडसेट रखना, ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब अगला सवाल है, अगर मैं ये ट्रीटमेंट पूरा फॉलो करूं तो क्या मैं नॉर्मल ज़िंदगी पे वापस लौट सकता हूं? जॉब, फैमिली, काम सब कुछ वापस संभाल सकता हूं? या पैनक्रियाटिस ऐसी बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस ले आती है? इसका मैं जवाब एक उदाहरण के साथ दूंगी, और ये उदाहरण है मेरे एक पेशेंट का, निशांत का। और मैं मानती हूँ कि वो बहुत ख़राब केस था पैनक्रियाटिस का, और जितने उसको अटैक्स आए थे, एंड जब वो मेरे पास आया था इलाज के लिए, वो ये सोच कर आया था कि चलो पापा कह रहे हैं आयुर्वेद में कर लेता हूँ, मेरे को कोई विश्वास तो है नहीं, देखते हैं क्या होता है। एंड आज के डेट में अगर मैं निशान से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद वर्कआउट्स का बहुत शौक है, जिम का बहुत शौक है, तो हम लोग केवल ये बात करते हैं कि आज उसने कितनी डेडलिफ्ट किए हैं, कितनी पुशअप्स किए हैं, या उसने स्काई डाइविंग की है, या मैंने ट्रैकिंग की है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा नॉर्मल ज़िंदगी कोई क्या जिएगा। तो उसकी विल पावर है, उसका डिसिप्लिन है, उसका कमिटमेंट अपनी हेल्थ को लेकर, जिस हिसाब से वो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। लेकिन उस नॉर्मल ज़िंदगी को जीने के लिए वो हर रोज़ कंसिस्टेंटली अपनी दिनचर्या को फॉलो करता है, रूटीन में रहता है। और कहीं ना कहीं आज के समय में अगर किसी को सब कुछ करना है, जॉब भी करनी है, फैमिली भी करना है, काम भी करना है, एडवेंचर भी करना है, अपने सपनों भी को भी करना है, मतलब हर चीज़ करनी है, उसके लिए सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सेहत हो या कोई और भी चीज़ हो, आप रिपीटेडली कोई भी बोरिंग काम करोगे, अपने पे फोकस करोगे, तो आप हमेशा उसको अचीव कर पाओगे। अगर निशांत की कहानी को आपको जानना है, तो निशांत की कहानी हमने, आई थिंक मेरे वन ऑफ द फर्स्ट स्टोरीज जो हमने डॉक्यूमेंट की थी उसमें से एक है। तो आप निशांत की स्टोरी को देख सकते हैं। एंड मुझे उसको देखकर लगता है कि कोई हेल्दी रहना चाहता है तो क्यों रहे, और कैसे अपनी ज़िंदगी जिए और अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाए। अगला सवाल है, क्या हाई ट्राइग्लिसराइड, ओवर एक्सरसाइज या बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर भी पैनक्रियाटिस को ट्रिगर कर सकते हैं? बिल्कुल, ये सभी चीज़ें जो हैं पैनक्रियाटिस को ट्रिगर करने वाली होती हैं। केवल ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, मतलब वो भी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, आप अच्छी खुराक नहीं ले रहे हैं, अपनी नींद अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो ये सब कारण है। बेसिकली सारे जितने हम टर्म्स की बात करें, एकदम मॉडर्न टाइम की चीज़ें हैं, और इसी वजह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। सिमिलरली ओवर एक्सरसाइजिंग की हम बात करें, तो जब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, और कल ही मैं किसी से मिली थी, वो मेरे ख्याल से लगभग 10-12 सालों से वर्कआउट कर रहे हैं, और लेकिन अभी जब मैंने कहते, लेकिन शिखा मुझे ना अभी क्या होता है कि मुझे ब्लोटिंग बहुत रहने लग गई है, मुझे अजीब सी एसिडिटी रहने लग गई है। तो मैंने उनसे टेस्ट कराए सारे, क्योंकि मेरे से उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी, मैं कहा आपसे मिल रही हूँ लेकिन आप ये टेस्ट करा कर आएंगे, तो उन सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। तो मैं कहा सब कुछ ठीक है, ग्रेड 1 फैटी लिवर था, जो कि अमूमन सबको मिलता है। लेकिन जब सिम्टम्स सुने तो मैं कहा ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मैंने जो मेरा तरीका, मैं कहा अभी क्या करते हैं आप अपने रूटीन में, वो बताएं। तो कहते हैं कि अच्छी मतलब बिल्ड था, और मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड है, मतलब हम लोग क्लास 2, 3, 4 साथ में गए थे। तो अब उन्होंने मेरे से संपर्क किया, तो बात में कहा तुम क्या करते हो रोज का रूटीन? तो कहते हैं मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, पहले मैं प्री वर्कआउट पीता हूँ, जो कि 4-5 चीज़ें हैं उसमें, एलार्जिनिन है उसमें, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, मैं उसको पीता हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, मैं आके ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, फिर पोस्ट वर्कआउट पीता हूँ। लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा 11-12 बजे ब्रंच करता हूँ। और क्योंकि मैं ऑफिस होता हूँ, तो फिर मैं ड्राइव करके 40-50 किलोमीटर जाता हूँ, फिर मेरे को कोई टाइम नहीं मिलता है खाने का। शाम को कुछ मैं मेस में कुछ खा लेता हूँ, फिर रात को मेरे को कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना होता, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं सिर्फ अंडे खा लेता हूँ। तो मैंने जो उसकी पूरी रूटीन देखी, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि हम केवल सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हो गए हैं, हम पूरे खाने को फोकस ही नहीं कर रहे हैं, पूरे खाने पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं।
तो मैंने सिर्फ उनको यही बताया कि मैं कहा तुम जो भी कर रहे हो आई थिंक टिल अ एज इट माइट हैव हेल्प्ड यू, लेकिन अगर इसी तरीके से हम चलते रहेंगे कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको हमेशा भारी सा लग रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा वर्कआउट किसी भी मतलब काम का नहीं है। क्योंकि वर्कआउट के साथ आपके शरीर को एक मतलब होलसम खाना चाहिए, आपको रूटीन चाहिए, आपको नींद चाहिए, आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली चाहिए। तो कई बार जब हम देखते हैं कि पैंक्रेटिस उन लोगों को भी हो रहा है जो जिमिंग कर रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, वो केवल कुछ रैंडम सप्लीमेंट्स को या किसी और को देखते हुए कोई चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वो पता होना चाहिए कि हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दें। हमारा अगला सवाल है, आजकल यंग लोग खासकर 25 से 40 साल के बीच वाले पैंक्रेटिस से ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं? इसका बहुत सिंपल सा सवाल इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से पहला तो है कि जो पेट की जो बीमारियां हैं या जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड बीमारियां हैं, ये हमारे पित्तज बीमारियां हैं। तो और जो पित्त का काल बोला गया, हमारा जो यूथ है उसमें बोला गया, जो कि 25 से 40 का ब्रैकेट है डेफिनेटली। सेकेंडली, ये वो वाला समय होता है जब हम लोग कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, हम लोग अपनी मेरी मर्जी वाले एटीट्यूड में होता है, हमें कभी भी खाना है, कभी भी सोना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक होते हैं। तो यही कारण होता है जब हम किसी भी इस तरह की बीमारियों को एक्वायर करते हैं। तो डेफिनेटली ये एक वो फेज़ है हमारे लाइफ का जब हम लोग सब चीज़ों के लिए प्रायोरिटी देते हैं लेकिन अपनी सेहत को नहीं देते हैं। इसी तरह अब अगला सवाल है, क्या मोटापा या ज़्यादा वेट होने से भी पैंक्रेटिस का खतरा बढ़ता है? पैंक्रेटिस कहीं ना कहीं एक मेटाबॉलिक कंडीशन भी है। ओबेसिटी या हाई बीएमआई का होना, ये सारा पैंक्रेटिस के लिए डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। जब आपको ओबेसिटी होगी तो आपको कई तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, आपकी पुअर मोबिलिटी होती है, आप हमेशा थके थके रहते हैं, आपका रूटीन गड़बड़ होता है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली वो ट्रिगर बन सकता है। एंड कई केसेस, खासकर जो टीनेजर्स आते हैं, मतलब 13-14 साल के बच्चे हैं, तो मेरा पहला सवाल होता है कि क्या ये कभी थोड़ा सा मोटा था? तो बहुत फ़नी सी बात है कि पेरेंट्स बोलते हैं हाँ जी थोड़ा हेल्दी था। तो मुझे ये लगता है कि मोटे बच्चे को हम हेल्दी क्यों बोलते हैं? हमें एक टाइम अब आ गया है कि हमें एड्रेस करना चाहिए कि बच्चों के अंदर ओबेसिटी को हम हेल्दी ना बोलें, हम उनको बोलें कि बेटा तुम्हें भागना चाहिए, थोड़ा सा मूव करना चाहिए। सभी की टी शर्ट पेट पे कसी रहती है, तो ये सब देख के कभी कभी घबराहट होती है कि कैसे हमने इस चीज़ को नॉर्मल मान लिया, या बच्चे को कैसे हम गाल खींच के बोल लेते हैं चबी हो रहा है, गोलू हो रहा है। ये सारा नैरेटिव चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइम पे सारी बीमारियां हमारे पेट के अंदर या शरीर के अंदर पनप रही हैं, और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ या सोचती हूँ कि ऐसी बीमारियों को से हम बच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का बर्डन परिवार पे आता है, उनकी पढ़ाइयों पे आता है, उनके करियर पे आता है, फ्यूचर पे आता है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बीमारी को जहाँ तक हो सके हम लोग इसकी रोकथाम करें या इसको रेमिशन में रखें, लेकिन इसका जो ओनस है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मरीज पे, उसके परिवार पे, उसके आसपास के लोगों पे भी है कि बच्चे को कैसे हम बैलेंस करके रखें। और ओबेसिटी की बात को देखते हुए मेरा ये अगेन मैं बोलना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि छोटे बच्चों में या यूथ में ओबेसिटी से हम लोग लगातार लड़ें, मतलब फोर फ्रंट की लड़ाई है कि ओबेसिटी से हमें बचना चाहिए। अगला सवाल है, क्या पैनक्रेटिस सिर्फ डाइजेशन तक लिमिटेड रह जाती है या ब्लड शुगर, इम्यूनिटी और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जिससे भी पूछा है। पैनक्रेटिस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो है ही, क्योंकि हम कुछ खाते हैं तो हमें हैवीनेस लगेगा, ब्लोटिंग होगा, कई बार किसी जो खाते ही इमोशंस हो जाएगा, और इस तरह से रहने से कई बार ना पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाता है। जब वो इरिटेट होता है तो स्ट्रेस में रहता है, तो एक तो वो कारण है। दूसरा है कि डेफिनेटली पैनक्रेटिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है अनकंट्रोल डायबिटीज़, तो डेफिनेटली ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है। आज ही बल्कि एक पेशेंट का मेरे पास मैसेज आया कि मैम मैं 4 साल पहले आपके पास आया था, अब अटैक्स तो नहीं आते, लेकिन आज ही मैंने देखा कि मेरा ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, HbA1c बहुत बढ़ा हुआ है। तो जब मैंने पूछा कि आप डाइट क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मैडम इलाज के बाद 10-20 किलो वजन बढ़ गया था, आपने लेकिन एक्सर्शन करने के लिए मना किया था। तो मैंने जब लाइफस्टाइल देखी तो बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना पीना बिल्कुल ही गड़बड़ है। तो केवल दर्द ही इसका वो नहीं है, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंट आपको एफर्ट्स करने हैं। मैं हूँ, आप हो, जिसको बीमारी भी नहीं हो, तो हमें मूवमेंट अपनी करनी है, अपना खाना पीना ठीक रखना है, अपनी नींद ठीक रखनी है, अपने ख्याल ठीक रखते हैं, तब जाके ऐसी बीमारियों से हम लंबे समय तक बच के रह सकते हैं। अगला ही इसमें लिखा हुआ है इम्यूनिटी और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे भी क्या अफेक्ट करती है। तो इम्यून सिस्टम पे डेफिनेटली अफेक्ट करती है, क्योंकि जब आप पैनक्रेटिस से ग्रसित हैं
तो आपके अंदर न्यूट्रिशन ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं कई तरह की। तो इम्यून सिस्टम केवल ये नहीं है कि खांसी जुकाम से बचना, इम्यून सिस्टम है हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक शक्ति या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का होना, हम किसी भी चीज़ से बेटर लड़ पाएँ, हमारे अंदर बेटर वाइटैलिटी होना, ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम के अंदर आता है। आज ही एक मेरी मरीज़ बता रही थी कि 1 साल के बाद जब हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया, अब मैं सोचती हूँ मैं 1.5 साल से बीमार ही नहीं पड़ी, मैंने कोई पैरासिटामोल नहीं खाई, मेरे को लगता नहीं मैं थकी हुई हूँ, तो बॉडी में एक ओवरऑल ऊर्जा आती है। तो आई थिंक ऊर्जा, इम्यूनिटी, वाइटैलिटी, आपको जीने की इच्छा, ये सारा इम्यून सिस्टम को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम बात कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली इम्यूनिटी है क्या, क्योंकि ये बहुत ही इमर्जिंग साइंस है और हर चीज़ को हम इम्यूनिटी बोल देते हैं, जो कि केवल खांसी जुकाम नहीं है। आखिरी सवाल है कि क्या पैनक्रेटाइटिस से डाइजेशन और पेट से जुड़ी दिक्कत जैसे लूज मोशन, गैस या खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना होने लगता है? आई थिंक इसका मैं जवाब पहले भी दे चुकी हूँ कि पैनक्रेटाइटिस एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। इसमें मैलअब्सॉर्प्शन होता है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, कोई भी सिम्टम पेट से रिलेटेड आप सोच सकते हैं। अगर हम शुरू करें कि हिचकियों का आना, डकारों का आना, पेट साफ ना होना, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनना, कभी कभी खाना खाने के बाद हेवीनेस हो जाना, या फिर मल्टीपल मोशंस होना, मोशन का बहुत ऑयल आ जाना या स्टिकी स्टूल्स होना, तो एनीथिंग अराउंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आप कोई भी सिम्टम इसका सोच सकते हो। ये सारे सिम्टम पैनक्रेटाइटिस के साथ हो सकते हैं। पेट का दर्द होना जो कि बहुत मेन है, और कई बार ऐसा नहीं होता है कि बहुत तेज़ ही दर्द हो, हमेशा डल पेन रहना है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे ना कुछ करने का मन नहीं कर, दर्द हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट मतलब सिम्टम जो कि डाइजेशन से रिलेटेड नहीं, और आप सभी लोग पूछना भूल गए कि पैनक्रेटाइटिस का आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। आई थिंक पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट इतना खौफ में आ जाता है, डर जाता है कि वो कई बार बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव भी नहीं होता। तो ये एक चैलेंज मैं भी फील करती हूँ पेशेंट के साथ, क्योंकि मैं कई बार हेल्प करने की कोशिश करती हूँ फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई हैव एंड वॉट एवर आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स। क्योंकि इस बीमारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कई बार मेडिकल बुक्स में लिखी है और जो पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि किताबों में है कि पहला ये अल्कोहलिक पेशेंट्स में हम लोग कहते हैं ये इतना अल्कोहलिक में नहीं, नॉन अल्कोहलिक में कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि पैनक्रेटाइटिस के हम सिर्फ क्लिनिकल लेवल पे देखते हैं, जो हम नहीं पढ़ते हैं। तो पेशेंट को जब मैं काउंसिल करती हूँ उनका एक माइंडसेट फिक्स होता है, बट मुझे लगता है बीमारी है तो पहला चीज़ होता है उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके इसको हम मेहनत के साथ, डिसिप्लिन के साथ मतलब इसको कंट्रोल पा सकते हैं। आखिरी सवाल के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे, और यदि आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं पैनक्रेटाइटिस से रिलेटेड या किसी और बीमारी से रिलेटेड, तो मैं अगली वीडियो में उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी।